हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल सुनते ही आपके दिमाग में जो बातें आनी चाहिए वो क्या क्या हैं। सबसे पहली बात कि जो डाइपोल है, डाई मीन्स होते हैं दो, पोल मीन्स पोलैरिटी, जिसकी दो पोलैरिटी हो, यानी कि दो इक्वल और अपोजिट, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड तो क्या हो, सेम हो, लेकिन नेचर कैसी हो, अपोजिट हो। इन चार्जेस को अगर हम स्मॉल डिस्टेंस पर रखें, किस पर बच्चों, स्मॉल डिस्टेंस पर रखें, तो इससे वो बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहली बात तो क्या होनी चाहिए इसकी कि मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, चार्जेस का मैग्नीट्यूड होना चाहिए सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैसा होना चाहिए बच्चों, सेम। और ये कैसे होने चाहिए, तो ये बच्चों पॉइंट चार्ज हो और डिस्टेंस क्या हो, स्मॉल हो। स्मॉल डिस्टेंस पर क्या हो, प्लेस्ड हो। क्लियर है इतनी बात? तो हम क्या डेफिनेशन बना सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consists of a pair of equal and opposite point charges separated by some स्मॉल डिस्टेंस। क्लियर है इतनी बात कि क्या बताया मैंने कि आपको एक पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को स्मॉल डिस्टेंस पर रखना है, उसको बोल रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो इसकी जो लेंथ होती है, इसे जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम बच्चों लेंथ ऑफ डाइपोल। और ये इसका जो मिड पॉइंट होगा बच्चों, ये आपको मिड पॉइंट जो है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। क्लियर है बात इतनी? तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोल रहे हैं लेंथ, और ये जो मिड पॉइंट है बच्चों इसको बोल रहे हैं सेंटर। क्लियर है? अब देखो बच्चों, कुछ हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूं HF, एग्जांपल और भी हो सकते हैं जैसे H2O, HCl, ये हमने एग्जांपल ले लिए। ये जो आपको HF नजर आ रहा है, तो बच्चों इनके बीच में क्या होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड की शेयरिंग हो रही होती है। अब क्या होगा, जो फ्लोरीन होता है बच्चों, वो क्या कर रहा है, वो इसके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखता है, जिस पर इस पर पार्शियली नेगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आने लगता है, और ये एक पोलैरिटी गेन कर लेते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, H2O को भी अगर देखें तो मैंने अगर ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाया और यहाँ पर बच्चों दो हाइड्रोजन दिखा दिए। क्लियर है इतनी बात? तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों, ये हमारा 105 डिग्री होता है। क्लियर है? तो ये जो हिस्सा होता है ये तो हमारी निगेटिव साइड होती है। कौन सी साइड होती है बच्चों? निगेटिव साइड। ये क्या है? ऑक्सीजन। और ये दोनों क्या है? तो हाइड्रोजन। क्लियर है? और ये वाली जो साइड है बच्चों, ये हमारी होती है पॉजिटिव साइड। तो जो डाइपोल मूवमेंट अभी मैं बताऊंगा उसकी डायरेक्शंस इधर होती है। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ गया क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ एन इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है इतनी बात? अब देखो बच्चों, अब बात करते हैं किसकी, इसकी कि इसका जो नेट चार्ज है वो जीरो है। अगर मैं टोटल चार्ज की बात करता हूं तो -Q और +Q मिलके क्या देते हैं, जीरो। यानी कि ये चार्ज कैसा आ रहा है, टोटल जीरो। लेकिन इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, वो जीरो नहीं होता। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन ये है कि इन चार्जेस के बीच में स्मॉल डिस्टेंस होती है। तो इस स्मॉल डिस्टेंस के होने की वजह से इस पर नेट कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, जीरो नहीं होता। क्लियर है इतनी बात? फटाफट इसको लिखो, देखते हैं बच्चों अब डाइपोल मोमेंट क्या है। चलो भाई, यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं बच्चों डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको समझ में आ गया होगा। चलो भाई,
डायपोल मोमेंट। क्या है डायपोल मोमेंट? तो बच्चों डायपोल मोमेंट जो होता है वो हमें इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को बताता है। पहली बार क्या समझ में आई? इट्स मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है बच्चों, यानी कि इलेक्ट्रिक जो हमारा डायपोल है उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने का काम कौन कर रहा है? डायपोल मोमेंट। ठीक है बच्चों, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज था और ये हमारा प्लस क्यू चार्ज था और इन दोनों का जो सेपरेशन था वो क्या था? 2a। और जो हमारा डायपोल मोमेंट होता है बच्चों उसे हम किससे शो करते हैं? तो इसे हम P से डिनोट करते हैं। अब डायपोल मोमेंट एक्चुअल में है क्या? तो डायपोल मोमेंट मैंने बताया ये इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। और इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट of magnitude of either charge and distance between them। क्लियर है बात इतनी? यानी कि जो इसका मैग्नीट्यूड होता है बच्चों वो मैग्नीट्यूड इन चार्जेस में से किसी का भी एक का मैग्नीट्यूड ले लो और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी कि जो P वेक्टर होगा ये होता है Q इंटू 2a, या इसका मैग्नीट्यूड आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है इतनी बात? और इसकी जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो निगेटिव से, डायरेक्शन की तरफ से निगेटिव, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। इधर इसकी डायरेक्शन है निगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर होगा कि क्या होता है ये कि ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड की और उनके डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और बच्चों अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो देखो हमारे पास चार्ज के डायमेंशंस आपको पता है कितनी होती है इसकी यूनिट? कूलम। और ये क्या होता है? मीटर। तो कूलम इनटू मीटर तो इसकी हो गई क्या? यूनिट। और अगर कूलम की डायमेंशन की बात करें तो ये होता है ALT। क्लियर है? क्योंकि हमारे पास आपने पढ़ा था कि I इजिकल टू होता है Q अपॉन T। तो Q इजिकल टू क्या होता है? IT। I की होती है A, टाइम की होती है T और हमारे पास मीटर की हो गई L। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो M0 L1 T1A। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो क्लियर होगा कि डायपोल मोमेंट है क्या, डायमेंशन क्या है, क्या इसकी डायरेक्शंस है। अब बच्चों इसके सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो जो भी हमारे मैटर होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल फिनोमिना को हम इसी के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। दो तरह के मॉलिक्यूल बच्चों आपने देखे हुए होंगे, एक होते हैं हमारे पोलर और दूसरे होते हैं बच्चों नॉन पोलर। एक हैं पोलर, दूसरे हैं नॉन पोलर। पोलर बच्चे कौन से होते हैं? जिसके अंदर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज में क्या हो? कुछ सेपरेशंस हो, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना कर रहे हो। अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ रहा होगा, ओवरलैप कर रहा होगा, तो वो नॉन पोलर होते हैं और नहीं कर रहा होगा तो बच्चों उसे क्या बोलते हैं? पोलर। क्लियर है इतनी बात? अब जो हमारे पोलर होते हैं उसमें तो कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन उनका रैंडम मोशन होने की वजह से नेट डायपोल मोमेंट उनका क्या होता है? जीरो। अब इनका तो डायपोल मोमेंट होगा ही नहीं क्योंकि इसमें पोलैरिटी नहीं है। लेकिन बच्चों अगर इन मॉलिक्यूल को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, किसमें? एक्सटर्नल फील्ड में, तो इसमें भी कुछ पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। यानी कि जैसे समझो कि ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे के ऊपर थे और मैंने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया,
तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से? तो पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर चला जाएगा और नेगेटिव उससे इधर, तो कुछ ऐसे पोलैरिटी बन जाएगी, हाँ या ना? और इसमें कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट ओरिएंटेड यानी कि होगा, कोई दिक्कत वाली बात, कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बताया कि पोलर मॉलिक्यूल वो हैं जिसमें सेंटर ऑफ मास हो पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं कर रहा है, के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा, जबकि इसमें करता है। लेकिन इसका भी डायपोल मोमेंट देखें तो वो टोटल डायपोल मोमेंट क्या होता है? 0, क्योंकि ओरिएंटेशन इनका फिक्स नहीं होता, रैंडमली होता है। लेकिन अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक परफेक्ट डायरेक्शंस में ओरिएंटेशन आ जाता है, जिसकी वजह से इसमें कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत इसमें? अब देखो बच्चों, आपने देखा होगा जो हमारे माइक्रोवेव्स होते हैं, माइक्रोवेव ओवन होते हैं, वो नॉर्मल ओवन से अच्छा कुक करते हैं और फास्ट करते हैं। क्यों? उसका रीज़न क्या है बच्चों कि जो माइक्रोवेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों बहुत फास्ट चेंज होता है, जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आपको पता है कैसे हैं? पोलर हैं। पोलर होने की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंजेस की वजह से उनमें स्पिन होती है। क्या होती है? स्पिन। और जब वाटर मॉलिक्यूल स्पिन करेंगे तो आपस में क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे और उनके कोलिजन या उनकी फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से माइक्रोवेव ओवन फास्ट और एक्यूरेट और ये कह सकते हैं मोर इफिशिएंट वर्क करता है। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तो कोई दिक्कत? दोनों चीजें क्लियर होंगी कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। तो मैंने बताया कि दो चार्ज लेने हैं आपको जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन उनकी नेचर अपोजिट हो, स्मॉल डिस्टेंस पर रखो, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। और उनकी जो स्ट्रेंथ को मेजर कर रहा है वो हमारा होता है डायपोल मोमेंट, और उसका मैग्नीट्यूड, चार्ज और उनकी डिस्टेंस जो है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है। दो तरह के मॉलिक्यूल हमने देखे, पोलर और नॉन पोलर, क्योंकि हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देख रहे हैं किसका? डायपोल मोमेंट का। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल फिनोमिना जो मैटर में होते हैं उनकी स्टडी में काम आता है ये। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत? तो फटाफट इसको लिखो, पढ़ते हैं आगे। बच्चों अब देखते हैं डायपोल फील्ड। क्या है डायपोल फील्ड? तो डायपोल फील्ड एक सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो मैंने क्या बताया कि डायपोल फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड produced by an electric dipole। क्लियर है? यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बच्चों उसको बोलते हैं डायपोल फील्ड। एक बात का और ध्यान रखोगे कि जो मैंने अभी आपको बताया था P इजिकल टू तुम्हारा था Q इंटू 2A था। अगर मैं चार्ज को बड़ा करता चला जाऊं और डिस्टेंस को छोटा करता चला जाऊं, बस इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहे, तो इसको जब बिल्कुल ये समझ लो कि ऐसा इलेक्ट्रिक डायपोल जो बिल्कुल कैसा हो? स्मॉलेस्ट साइज का हो, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ अ smallest length having almost no size। बिल्कुल ही छोटा करते चले जा रहे हैं, यानी कि चार्ज को बड़ा और डिस्टेंस को छोटा कर रहे हैं और उनके प्रोडक्ट को हमेशा कांस्टेंट रख रहे हैं। तो इस बच्चों इसको हम बोलते हैं क्या? आइडियल डायपोल। और इसको हम बच्चों पॉइंट डायपोल भी बोलते हैं। क्लियर है? जो बिल्कुल ही छोटे डिस्टेंस का हो, जो बहुत छोटी लेंथ का होता है। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बताया? डायपोल फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक डेफिनेशन और आप लिख सकते हैं, इट इज द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक डायपोल in which electric effect can be experienced
कैन बी एक्सपीरियंस्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के चारों ओर का वो स्पेस जिसमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या करे जा रहे हैं, ऑब्जर्व करे जाते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है इतनी बात। अब मैंने आपको बताया था कि चार्ज भले ही जीरो है, मतलब -q + q जीरो है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। मैंने अभी बताया था, उसका रीजन बताया था, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो सेपरेशन है। और एक बात, अगर ये सेपरेशन जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसके कंपेयर में बहुत छोटा है, यानी कि जो r डिस्टेंस है वो मान लो बहुत बड़ी है इस a के कंपेयर में, बहुत बड़ी है, तो देखोगे अभी तुम थोड़ी देर बाद में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कराऊंगा, तो E जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, r³ के। जबकि बच्चों पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, याद करो पॉइंट चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता था, r² के। याद होगा आपको, इतनी बात क्लियर है। और इसमें जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उस पर भी वैसे ही कूलम्ब्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगी जैसे हम और चार्जेस पे लगाते हुए आए थे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया कि भाई डाइपोल फील्ड क्या है। चलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें निकालते हैं, फटाफट बच्चों इसको नोट करो। अब एक एक करके इसको देखते हैं। तो सबसे पहला केस आता है बच्चों कि अगर हम कोई एक्सियल पॉइंट ले लें, क्या ले लें, कोई एक्सियल पॉइंट। चलो भाई एक एक करके देखते हैं इनके इलेक्ट्रिक फील्ड को भी। तो बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं एक्सियल पॉइंट पर, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। ठीक है बच्चों, तो मैंने एक डाइपोल लिया, ठीक है बच्चों, और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर बच्चों मैंने एक पॉइंट ले लिया है P, जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इन दोनों पॉइंट चार्ज का सेपरेशन बच्चों 2a है, तो ये कितनी डिस्टेंस होगी, a, और ये भी कितनी डिस्टेंस होगी बच्चों, a। क्लियर है इतनी बात। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of 2 point charges -q and +q separated by distance 2a। क्लियर है इतनी बात कि हमने क्या लिया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया जिसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, q है, और उसके बीच का सेपरेशन 2a है। उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर है इतनी बात बच्चों। जिस पॉइंट पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसमें आप दिमाग में रखें कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। यहाँ पर क्या सोच के चलें, ये एज्यूम करें कि यहाँ पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये आप दिमाग में रखें बिल्कुल, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। और आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो सबसे पहले किसकी वजह से निकालते हैं, इस -q की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज एट पॉइंट P। तो बच्चों कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अब r देखो बच्चों, ये कितनी डिस्टेंस है r, और ये कितनी है a, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, तो r + a का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, इधर, क्योंकि माइनस है तो उसे अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी हो जाएगी डायरेक्शन अलोंग PA। क्लियर है। चलो भाई अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज एट पॉइंट P। क्लियर है। अब किसकी वजह से निकाल रहे हैं बच्चों, इस +q चार्ज की वजह से। तो किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि प्लस है तो अवे होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r - a का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां से
डिस्टेंस आपको निकालनी है, ये कितनी है इतनी बच्चों r, ये कितनी है a, तो r में से a को माइनस कर दिया। क्या डायरेक्शन है, तो आप देखोगे अलोंग BP। क्लियर है? इन दोनों में से बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है बच्चों, तो हमारा E2 E1 से बड़ा है। तो सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो नेट इधर होगी। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1, रख देते हैं वैल्यू, तो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका R प्लस A का होल स्क्वायर। इसमें से कॉमन ले लो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत वाली बात? चलो भाई, क्या बच गया 1/R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? बस दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में से इसको माइनस कर दिया क्योंकि ये भैया बड़ा है। और डायरेक्शंस आप देख सकते हो किधर होगी, अलोंग BP। भाई उसी डायरेक्शन में होगी जिधर E2 है। अब आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो R प्लस A का होल स्क्वायर और R माइनस A का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? और नीचे आपका फॉर्मूला बन जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। भाई आपने फॉर्मूला पढ़ा है A माइनस B और A प्लस B का। चलो भाई, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इन दोनों को आप काट देना, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? फटाफट लिखो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ तक आपको क्लियर है बात? चलो भाई, अब देखो बच्चों, उसमें अगर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। चलो भाई देखते हैं कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं अगर उसमें ऐसे लिख दूं Q इंटू 2A, इसको मैं तोड़ दे रहा हूं बच्चों। जो 4AR है बच्चों, मैंने उसको लिख दिया 2 इंटू 2A और उसके साथ में 2R। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। चलो भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी जगह बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, P, इट्स डायपोल मोमेंट। तो E इज इक्वल टू आ गया 2PR 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक चीज का आप ध्यान रखोगे, जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। तो एक्सियल में जिस डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है? अब देखो, अगर बच्चों हम ये मान लें कि R बहुत बड़ा है A से, तो आप इसे नेगलेक्ट कर सकते हो। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 2PR 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा 2PR 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R4, एक R से R काट देना, तो आ जाएगा 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ। तो ये हमारा किस पर आ गया बच्चों, एक्सियल पर। क्लियर है इतनी बात? फटाफट लिखो, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट केस पर। तो बच्चों हमारा सेकंड केस क्या है कि अगर हम डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट लें तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले हम एक डाइपोल ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसके सेपरेशन को हमने क्या ले लिया, 2A। अब इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जिसकी डिस्टेंस हमने क्या ली हो इस पॉइंट की, R। क्लियर है? तो इस पॉइंट पर बच्चों हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। शुरुआत करते हैं। ये एज्यूम दिमाग में हमने पहले से ही किया हुआ है कि यहाँ पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो अब देखो, इसकी वजह से अगर हम निकालेंगे तो टूवर्ड्स होगा, यानी कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर होगी बच्चों, E1। क्लियर है इतनी बात? अगर मैं इस एंगल को बच्चों थीटा मानता हूं तो ये एंगल भी कितना होगा, तो थीटा होगा।
अब अगर इसकी वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो बच्चों उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो इधर होगी E2, और अगर ये एंगल भी थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। क्लियर है, ये दोनों अल्टरनेट हैं और ये आपके क्या हैं, करस्पॉन्डिंग है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई कि इस वाले नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स और इसकी वजह से अवे है। तो एक एक करके निकालते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज एट पॉइंट P। क्लियर है, चलो भाई, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। चलो बच्चों ये देखो ध्यान से आप, अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये कितनी है, A, इतनी डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस भी A है, ये R है, तो ये आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, ये होगी √ A² प्लस R², और ये भी कितनी होगी, A² प्लस R²। क्लियर है, तो इसका आ जाएगा इस √ A² प्लस R² का होल स्क्वायर, और अलोंग PA। क्लियर है, चलो भाई, अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A² प्लस R²। क्लियर है, अब हम बच्चों किसकी वजह से निकालेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस +Q चार्ज की वजह से। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q चार्ज एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, तो देखो बिल्कुल यही होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, बस डायरेक्शन अलग होगी। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √ A² प्लस R² का होल स्क्वायर अलोंग B से P की ओर। क्लियर है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। अब देखो बच्चों, अगर आप इनके कंपोनेंट करो तो देखो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर कोस और इधर साइन। इधर हो जाएगा E1 कोस थीटा और इधर हो जाएगा E1 साइन थीटा, हाँ है ना, बस जिस डायरेक्शन में एंगल हुआ इधर हो गया कोस और इधर हो गया साइन। अब ऐसे इसका इधर हो गया कोस और उधर हो गया साइन, इधर हो गया बच्चों कोस और इस डायरेक्शन में हो गया साइन। तो बच्चों ये वाले तो कैंसिल ही हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि E1 और E2 तो बराबर है ना, E1 E2 बराबर है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो हो जाएगा E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा, हाँ या ना, और दोनों की वैल्यू बराबर है, तो आप ये लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A² प्लस R² कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा क्या होगा, समझ में आ गया, 2 क्यों लिखा, दोनों बराबर हैं इसलिए दोनों को ऐड कर दिया, तो 2 टाइम्स हो गया। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि A/√A² प्लस R²। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो रूट की पावर होती है हाफ और इसकी पावर है 1, हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 3/2। क्लियर है, ये क्या है, तो ये डायपोल मोमेंट होता है, तो हमारे पास E = आ गया P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A² प्लस R² की पावर 3/2। अब अगर बच्चों R की वैल्यू बहुत बड़ी कर दूं, किससे, A से, तो उसे नेगलेक्ट कर सकता हूं, तो E इक्वेटोरियल आ जाएगा P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। सही है, कोई दिक्कत वाली बात। और इसमें एक चीज और कि जो एक्सियल आया है वो इसका 2 टाइम्स है, कि E एक्सियल 2 टाइम्स है किसके, इक्वेटोरियल के, इसे आप याद रखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें कि भाई हमने क्या करा, पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, वो हुआ इसकी ओर, और इसकी वजह से निकाला तो ये डायरेक्शन, दोनों के कंपोनेंट किए, 2 कंपोनेंट कैंसिल हो गए, उन दोनों को लिख दिया और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दी। कोई दिक्कत, फटाफट नोट करो। अब तीसरे केस की ओर आ रहे हैं बच्चों। तो बच्चों हमारा तीसरा केस है एट एनी पॉइंट, यानी कि अब हम किसी जनरल पॉइंट पर निकाल रहे हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भाई इसे भी देख लेते हैं, आसान है, कुछ नहीं है, बस ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज़ की और, इसमें जो बच्चों डायरेक्शंस है उसे मैं बता दूं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलो भाई देखो बच्चों, डायरेक्शन की ओर नजर डालें तो देखो भाई, ये माइनस इधर था, प्लस इधर था। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये थी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई, इधर, तो अपोजिट हो गया। यानी कि जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि एक्सियल में सेम था, जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट था उसी डायरेक्शन में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो चीजें आप दिमाग में रखोगे ताकि इस डेरिवेशन में आपको मदद हो सके। चलो भाई अब देखते हैं तीसरा केस, एट एनी पॉइंट। केस नंबर 3। एट एनी पॉइंट टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम जनरल पॉइंट ले रहे हैं, क्या से देख, तो ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज और ये हमारा प्लस क्यू चार्ज, और ये इसका सेंटर है। इससे बच्चों हमने एक एंगल थीटा पर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया हुआ है पी। क्लियर है? अब देखो बच्चों इसे करेंगे कैसे। जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है बच्चों ये है, हाँ है ना। तो आप क्या करो, इस डायपोल मोमेंट को दो टुकड़ों में तोड़ दो। तो देखो इसका एक कंपोनेंट तो हो जाएगा कोस और एक हो जाएगा साइन। इधर कोस हो गया और इधर क्या हो जाएगा, साइन। चलो भाई ये जो आएगा इस डायरेक्शन में जो आएगा उसको नाम दे देता हूं मैं A1 B1, और इस डायरेक्शन में जो बच्चों आएगा उसका नाम दे देता हूं मैं A2 और B2। यानी कि इस डायरेक्शन में जो डायपोल मोमेंट है वो है P कोस थीटा और इसमें क्या है, P साइन थीटा। आप एक बार में सिर्फ एक चीज को सोचो, बस आप इसे सोचो, आप भूल जाओ सबको। इसे देखो आप, ये आपके पास डायपोल है, इसके लिए ये पॉइंट कैसा है बच्चों, तो एक्सियल। भाई इस डायपोल के लिए ये पॉइंट कैसा है, तो एक्सियल। और एक्सियल के लिए क्या फॉर्मूला है, E = 2p/4πε0r3, या नहीं। तो भाई जो मैं इसका नाम दे देता हूं E1। और डायरेक्शन की बात करें तो जिस डायरेक्शन में डायपोल होता है मूवमेंट उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी था नहीं था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा इसके लिए, 2p। फॉर्मूला आपको याद है, E एक्सियल क्या था, 2p/4πε0r3। बस इस p की जगह बच्चों आपको p cos थीटा लेना है। क्लियर है? तो 2p cos थीटा 4πε0r3, हाँ या ना। अब ऐसी E2 देखो, सिर्फ इसे सोचो, बाकी सबको बोलो। तो इसके लिए ये पॉइंट कौन सा है, इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला क्या था, इक्वेटोरियल के लिए अभी फॉर्मूला लिखा था p/4πε0r3, हाँ या ना। तो ये बस p की जगह आपको क्या लेना है, p sin थीटा अपॉन 4πε0r3। डायरेक्शन देखो, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो ये जो होगा आपका E2 ये हो गया। और अगर मैं इसके रिजल्टेंट की बात करूं तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा किसी एंगल अल्फा पर। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालें तो E = E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर, वैल्यू रख देते हैं 2p cos थीटा 4πε0r3 और p sin थीटा 4πε0r3 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बताया, इसको हमने दो टुकड़ों में तोड़ लिया, एक हो गया कोस और एक हो गया साइन। कोस के लिए ये एक्सियल का काम कर रहा है और साइन के लिए ये इक्वेटोरियल का काम कर रहा है। उन दोनों को लिख दिया और उनका रिजल्टेंट निकाल दिया। अब देखो कॉमन क्या क्या है। कॉमन की बात करें तो p/4πε0r3 तो कॉमन है, अंदर बचेगा क्या, 2 का स्क्वायर 4 और कोस का कोस स्क्वायर थीटा।
तो ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सही है। अब देखो, आप चाहो तो इस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बच्चों, क्या लिख सकते हो भाई? आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी क्लास 10th में, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो ये आ जाएगा P, 4 में से एक गए, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो ये हमारा बच्चों क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इसके लिए डायरेक्शंस निकालना चाह रहे हैं रिजल्टेंट की, वो भी निकल जाएगी। तो क्या होगी, tan अल्फा इज इक्वल टू E2 ओवर E1। E2 क्या है, चलो बच्चों E2 देखते हैं कितना था। तो हमारे पास है P साइन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, 2P कोस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो tan अल्फा क्या आ गया, साइन अपॉन कोस यानी कि tan थीटा बाय 2। तो इससे आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत? फटाफट नोट करो। अब देखो बच्चों, इसमें अगर मैं जनरल पॉइंट, ये लिख लिया आपने, फटाफट लिखो इसको। अब अगर बच्चों मैं इसमें जनरल पॉइंट रख दूं, मतलब इसमें अगर डिफरेंट वैल्यूज रखूं, तो इससे हमें क्या क्या वैल्यू मिलेगी, देखते हैं क्या क्या मिलती हैं। अब अगर मैं बच्चों थीटा की जगह 0 डिग्री लूं, केस फर्स्ट देखो, थीटा की जगह अगर मैं 0 लेता हूं तो कोस 0 1 होता है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो ये आ जाएगा P 3 कोस स्क्वायर 0 प्लस 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो E आ गया 3 और 1 4, 4 का रूट 2P। तो ये क्या आ गया, एक्सियल। ये एक्सियल वाला केस हो गया। और अगर केस सेकंड की बात करें, जब थीटा हमारा कितना था बच्चों, 90, अगर 90 रखेंगे तो कोस 90 क्या होता है, 0। तो कोस 90 क्या हो जाएगा, 0। और वैल्यू क्या मिलेगी, देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो यही वही आ जाएगा जो हमारा किसके लिए आया था, इक्वेटोरियल के लिए आया था। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? फटाफट इसे लिखो। क्लियर है? चलो भाई, अब देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, हमें क्वाड्रपोल दे दिया होता है, मतलब हमें चार दे देगा जिसमें हमें 2 डायपोल बन रहे होंगे। अब देखो कैसे, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जैसे ये है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। टोटल चार्ज बच्चों इसका क्या है, टोटल चार्ज 0 है। अब देखो डायरेक्शन डायपोल की, डायपोल मूवमेंट किधर होता है, माइनस से प्लस, तो इधर हो गया, और इसमें माइनस से प्लस इधर हो गया। तो नेट डायपोल मूवमेंट क्या हो गया, 0। नेट डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0। ऐसे सर्कल पे भी हो सकते हैं बच्चों। यहां पर मान लो एक चार्ज है माइनस क्यू, यहां पर कैसा है प्लस क्यू, तो इसकी वजह से किधर होगा, इधर। और 2 चार्ज मैं यहां ले लेता हूं, यहां पर कितना है माइनस क्यू, यहां पर कितना है प्लस क्यू, तो इधर कितनी, किस डायरेक्शन होगी, इधर। तो नेट डायपोल मोमेंट इसमें भी क्या होगा, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या करा, डायपोल देख लिया और डायपोल मोमेंट देख लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर और एट एनी पॉइंट पर। और आपने इसको समझ लिया। अब देखते हैं बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चन। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम बट अपोजिट इन साइन आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अपार्ट। हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक है माइनस के 5 माइक्रोकूलम और एक है प्लस का 5 माइक्रोकूलम और 4 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है। ठीक है बच्चों। और कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट डिस्टेंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट। यहाँ से 4 सेंटीमीटर पर, यहाँ से
4 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है P, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक बच्चों दिमाग में बात आपके आनी चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है इसके कंपेयर में इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फॉर्मूले में आप उसे नेगलेक्ट नहीं करोगे। तो क्या फॉर्मूला था बच्चों? तो 2PR 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये था। चलो भाई, और P की वैल्यू आपको पता है क्या होती थी? 2AQ इंटू R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो 2A कितनी है बच्चों? 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, चार्ज आपके पास है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और डिस्टेंस है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। कोई दिक्कत? और देखो एक चीज और, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी रख देता हूं, 9 इंटू 10 की पावर 9। नीचे क्या बचा? R स्क्वायर, R क्या है? 4, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। सही है। अब देखो हमारे पास क्या क्या है ऊपर। अब देखो 9 2 ज़ा 18, 18 4 ज़ा कितने होते हैं? 72, और 72 तो ये हो गए, और 5 4 ज़ा 20 ये हो गए। पावर देखते हैं बच्चों, तो 6 और 2 8 और 2 10, कितनी हो गई? 10। 10 में से 9 गए तो एक बचेगी बस, 10 की पावर माइनस 1। नीचे से अगर 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर करें 4, और 4 हमारे पास कितना हो जाएगा? 8, तो 10 की पावर माइनस 8। क्लियर है? और 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 16, 16 माइनस 4 कितने हो गए? 12, तो नीचे हो गया 12 इंटू 12। अब देखो इस जीरो को मैं इससे काट सकता हूं, और 12 6 ज़ा, और ये भी खत्म, तो सिर्फ क्या आ गया? 10 टू पावर 8 न्यूटन पर कूलम। सिंपल, बस ये जरूर दिमाग में रखा कि डिस्टेंस आप नेगलेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फटाफट लिखो, बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ इतने मीटर फ्रॉम द मिडल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन इतना, एंड व्हेन इट इज प्लेस्ड अ डिस्टेंस ऑफ इतना, तो आपको फोर्स इज रिड्यूस टू इतने न्यूटन। कैलकुलेट द डाइपोल लेंथ। हमसे पूछा है फोर्स एक्सपीरियंस्ड, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपको अभी फॉर्मूला मैंने लिखाया था एक्सेल वाला, क्या था? 2PR 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर ऑफ F इजिकल टू क्या होता है बच्चों? QE। और जो Q है बच्चों वो हमारा क्या है? यूनिट। तो मैं इसको 1 रखूंगा तो यही आ जाएगा जो रहेगा। एक बार F1 ले लेते हैं तो E1, और एक बार F2 ले लेते हैं तो E2। क्लियर है? चलो भाई, तो हमारे पास F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये देखो आपके पास डिस्टेंस आदि कर दी गई है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया 2P। डिस्टेंस देखो पहले वाले केस में डिस्टेंस जो है बच्चों को 0.10 है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0.10 का होल स्क्वायर A स्क्वायर का होल स्क्वायर। दूसरे केस में जो डिस्टेंस है वो 0.2 है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0.2 का होल स्क्वायर और A स्क्वायर। 2P से 2P 4 पाई एप्सिलॉन 4 पॉइंट से पॉइंट। क्लियर? चलो भाई, आप देखो फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो एक केस में है 0.025 और एक में है ये, तो आ जाएगा 0.025, और ये हो गया हमारे पास कितना? 0.002, और यहाँ से कितना बचा हुआ है बच्चों? तो 1/2, और ये ऊपर चला जाएगा 0.2 का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 0.1 का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का। सही है? सिंपल, कुछ नहीं करा। F इजिकल टू होता है QE, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास है एक्सियल, बस वैल्यू रखी है। अब देखो इन पॉइंट से पॉइंट गया, इस 2 से 2 गया, बोथ साइड स्क्वायर रूट निकाल लो, तो 25 का होता है 5, कितना आ गया? 0.2 का स्क्वायर A स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर A स्क्वायर। क्लियर है? चलो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 0.0 कितने यहाँ पर? 0.1, तो ये हो जाएगा 0.01 माइनस 5 A स्क्वायर 0.04 माइनस A स्क्वायर। क्लियर है? मल्टीप्लाई करी 0.05
इसको इधर ले आते हैं, माइनस के 0.4 और 5a² माइनस a², तो हो गया 4a².01। तो a² कितना आएगा 0.01/4, सही है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये गया 2 0, तो a की वैल्यू आ गई 1/20। कितनी आ गई 1/20, यानी कि 0.05 मीटर। हाँ या ना, पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ाया, फिर एक और 0 हो गया तो हो गया 100, 25 × 100। तो लेंथ कितनी हो गई बच्चों, तो बच्चों हमारी लेंथ होती है 2a, यानी 2 × 0.05 यानी कि 0.10। क्लियर है बच्चों। तो इस क्लास में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, डाइपोल मूवमेंट क्या है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर और एट एनी पॉइंट पर, और फिर बच्चों हमने कुछ क्वेश्चन किए। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।